आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें जल्दी ख़त्म करेंगे। मोल बोर्ड जुताई की गहराई को किसके द्वारा समायोजित किया जा सकता है? मोल बोर्ड जुताई की गहराई को किसके द्वारा समायोजित किया जा सकता है? मोल बोर्ड जो लगता है, मोल बोर्ड में जॉइंटर द्वारा, ऊर्ध्वाधर सक्शन द्वारा। मोल बोर्ड में जुताई की गहराई, सही आंसर है इसका जॉइंटर। जॉइंटर। वर्टिकल सेक्शन, मोल बोर्ड द्वारा जुताई की गहराई को किसके द्वारा समायोजित किया जा सकता है? मोल बोर्ड दिया है तो इसलिए जॉइंटर ज़्यादा सही लग रहा है। वर्टिकल सेक्शन द्वारा भी जुताई की गहराई को ही समायोजित किया जाता है। चलो सही आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। वर्टिकल सेक्शन, इसका वर्टिकल सेक्शन आंसर है। वर्टिकल सेक्शन। पहले ही क्वेश्चन गलत हो गया आज तो। चलो देखते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। वर्टिकल सेक्शन, यह हल्के शेयर के निचले किनारे और ज़मीन के बीच का वह झुकाव होता है जो हल को ज़मीन के अंदर गहराई तक जाने में मदद करता है। इसे बदलकर ही जुताई की गहराई को नियंत्रित या समायोजित किया जाता है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन से क्या होता है, हम जो कट की जो है चौड़ाई को बढ़ा देते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से जुताई की चौड़ाई को बनाए रखने के लिए किया जाता है, न कि गहराई के लिए। जॉइंटर और कोल्टर ये हल के सहायक हिस्से हैं जिनका उपयोग मिट्टी काटने या कूड़ा कचरे को मिट्टी में दबाने, निकालने और इकट्ठा करने के काम में भी आता है। सबसॉइलर अधिकतम कितनी गहराई तक संचालित हो सकता है? ये जो है 60 से 70 सेंटीमीटर। 60 से 70 सेंटीमीटर सही आंसर है इसका। ये सबसॉइलर का मुख्य कार्य मिट्टी की निचली कठोर परत हार्ड पैन को तोड़ना होता है जो साधारण हल से नहीं टूटती। कार्य गहराई यह आमतौर पर 45 से 75 सेंटीमीटर, लगभग 18 से 30 इंच की गहराई तक काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। दिए गए विकल्पों में 60 से 70 सेंटीमीटर सबसे सटीक सीमा है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब मिट्टी के नीचे की परत सख्त हो जाने के कारण जल निकासी और जड़ों का फैलाव रुक जाता है। मिश्र धातु में पिताजी आ गया। पिताजी आ गए। पीतल बनता है तांबा और जस्ता से। तांबा, जस्ता। तांबा और जस्ता इसका सही है। तांबा जो होता है 70% होता है, जस्ता 30% होता है पीतल में। तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनता है। एक अच्छे हल के लिए झुकाव टिल्ट कोण की रेंज होती है 15 से 25 डिग्री। टिल्ट कोण, ये क्वेश्चन बार बार आने वाले हैं, हर एक पेपर में रिपीट होंगे ये, क्योंकि ये आने ही आने होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। डिस्क एंगल जो होता है 42 से 45 डिग्री के बीच होता है, और टिल्ट कोण जो होता है 15 से 25 डिग्री के बीच।
यह जमीन को यह डिस्क को ज़मीन के अंदर धंसने में मदद करता है। मिट्टी को बेहतर तरीके से पलटने में सहायक होता है। विभिन्न प्रकार की मिट्टी को कठोरता के अनुसार इसे समायोजित एडजस्ट किया जा सकता है। डिस्क हैरो में अधिकतम भेदन पेनिट्रेशन हेतु डिस्क गैंग कोण डिस्क हैरो में अधिकतम भेदन या पेनिट्रेशन हेतु डिस्क गैंग कोण है 20 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 25 डिग्री। ये तो पूरा गैंग की बात कर रहा है वो। गैंग में देखते हैं कितना होता है। अधिकतम भेदन पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए डिस्क गैंग का सही होना बहुत महत्वपूर्ण है। डिस्क गैंग कोण वह कोण होता है जो डिस्क का गैंग आगे बढ़ने की दिशा के लंबवत परपेंडिकुलर बनाता है। भेदन जैसे गैंग का कोण मिट्टी को काटने की गहराई यानी भेदन क्षमता भी बढ़ती है। मानक रेंज इसकी 10 से 25 डिग्री के बीच होती है। चूँकि आपस में अधिकतम भेदन के लिए पूछा गया इसलिए दिए गए विकल्पों में सबसे उच्च मान 25 डिग्री सही है। इसका जो है 25 डिग्री बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हैरो जिसके दो गैंग एक दूसरे के सिरे से जुड़े इस प्रकार व्यवस्थित है कि दाहिना गैंग दाहिनी तरफ, बायां गैंग बाएं गैंग तरफ मिट्टी फेंकता है तो इसको जाना जाता है। ये इस तरह के है, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। ये सिंगल एक्शन है, सिंगल एक्शन डिस्क हैरो। अगर इसी में ही डबल पूछ लेता इस तरीके से तो ये होता है डबल एक्शन डिस्क हैरो। अब जो है सही आंसर डिस्क एंगल डिस्क हैरो है, सिंगल एक्शन डिस्क हैरो। ऑफसेट जो है ये अपने सेंटर लाइन से हटके मिट्टी को काटता है। इसमें डिस्क दो गैंग एक दूसरे के पीछे लगे होते हैं। यह ट्रैक्टर के केंद्र रेखा से हटकर काम कर सकता है, इसलिए इसे ऑफसेट कहा जाता है। जुताई के दौरान मिट्टी को जो भाग कटकर उठाकर एक तरफ फेंका जाता है उसे कहते हैं। जुताई के दौरान मिट्टी का जो भाग काटकर उठाकर एक तरफ फेंका जाता है उसे कहते हैं फरो स्लाइस, फरो वॉल, बैक फरो, क्राउन। फरो स्लाइस उठाकर जो फेंका जाता है उसे फरो स्लाइस कहते हैं। जुताई के दौरान मिट्टी का जो भाग काटकर उठाकर एक तरफ फेंका जाता है उसे कहते हैं फरो स्लाइस। चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जब खेत की जुताई की जाती है तो विशेषकर मोलबर्ड हल या प्लाऊ से तो हल का फल मिट्टी की एक पट्टी को काटता है। इस काटी गई मिट्टी की पट्टी को जिसे हल उठाकर दूसरी तरफ पलट देता है उसे फरो स्लाइस कहा जाता है। फरो वाल हल द्वारा मिट्टी काटने के बाद जो खड़ी दीवार जैसी सतह बचती है उसे फरो वाल कहते हैं। कटने के बाद जो मिट्टी की सतह बचती है
बैक फरो, जब दो फरो स्लाइस एक दूसरे के विपरीत दिशा से आकर बीच में मिलती है और एक उभार बनाती है तो उसे बैक फरो कहते हैं। अक्षीय भार के प्रतिरोध हेतु अभिकल्पित बेयरिंग है। प्लेन बेयरिंग, बुश बेयरिंग, जनरल बेयरिंग, थ्रस्ट बेयरिंग। अक्षीय भार के प्रतिरोध हेतु अभिकल्पित बेयरिंग है थ्रस्ट बेयरिंग। जनरल बेयरिंग, बुश बेयरिंग। डिस्क के अवतल पक्ष को समतल सतह पर रखकर उसके केंद्र पर मापी गई गहराई को कहते हैं। डिस्क के अवतल पक्ष को समतल सतह पर रखकर उसके केंद्र पर मापी गई गहराई को क्या कहते हैं? डिस्क के अवतल पक्ष, अवतल रख दिया, पक्ष को समतल सतह पर रखकर उसके बीच केंद्र से मापी गई गहराई को क्या कहते हैं? टिल्ट कोण या अवतलता? तो कंफ्यूजन कर रहा है, दोनों में से हो सकता। 69 का अवतलता, अवतलता इसका सही आंसर है। जब किसी डिस्क जैसे खेती में इस्तेमाल होने वाले हैरो डिस्क के धंसे हुए या अवतल हिस्से को नीचे की ओर करके एक सपाट सतह पर रखा जाता है तो सतह और डिस्क के केंद्र के बीच जो खाली जगह या गहराई बचती है उसे अवतलता कहा जाता है। डिस्क के घुमाव या गहराई की माप होती है झुकाव। टिल्ट कोण यह है वह कोण होता है जिस पर डिस्क ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल रेखा से झुकी होती है। कॉन्वेक्सिटी यह अवतलता का उल्टा होता है जो बाहर की ओर उभरे हुए हिस्से को दर्शाता है। केंद्र पर मापी गई इस गहराई को तकनीकी रूप से अवतलता ही कहा जाता है। LSU डिजाइन ड्रायर्स किस श्रेणी में आते हैं? रोटरी, ये कंटिन्यूस नॉन फ्लो मिक्सिंग ड्रायर होते हैं। इसका ये सही आंसर यही है, कंटिन्यूस फ्लो नॉन मिक्सिंग ड्रायर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ड्रायर एक विशेष प्रकार का निरंतर प्रवाह कंटिन्यूअस फ्लो वाला ड्रायर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से अनाज धान को सुखाने के लिए किया जाता है। नॉन मिक्सिंग, इस डिजाइन में अनाज एक वर्टिकल कॉलम के माध्यम से नीचे गिरता है और गर्म हवा को वी आकार के पोर्ट्स के माध्यम से गुजारा जाता है। इसमें अनाज के कणों को सक्रिय रूप से आपस में मिलाया नहीं जाता बल्कि हवा का प्रवाह समान रूप से अनाज की परतों से होकर गुजरता है। यह अपनी उच्च दक्षता और अनाज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोटरी कैन वॉशर किस तापमान पर अनंतः कैन से नमी को हटाने के लिए गर्म हवा का ब्लास्ट देते हैं? ये हो जाएगा 273 प्लस, केल्विन की बात कर रहा है, ये 273 और प्लस 70, ये 383 हो जाएगा। 110 प्लस 273 383 केल्विन। डी आंसर इसका सही है। डी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उस तापमान हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के लिए कौन सा है? हाई टेम्परेचर हो गया, शॉर्ट टाइम हो गया। शॉर्ट टाइम तो इसके लिए 71 और 15 सेकंड, ये बेस्ट आंसर इसका।
71 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 सेकेंड। और लो के लिए जो होता है 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट लगती हैं। और अल्ट्रा के लिए बहुत कम समय लगता है, 1 से 2 सेकेंड। अल्ट्रा के लिए 135 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 से 2 सेकेंड का समय लगता है। गेहूं के दानों का क्रांतिक टर्मिनल वेग निम्न में से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? इसका 14.5 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर यही है, 20 करेक्ट आंसर है। क्रांतिक या टर्मिनल वेग क्या है? जब कोई वस्तु गेहूं का दाना किसी तरल या हवा में गिरता है तो एक समय ऐसा आता है जब हवा का प्रतिरोध और गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाते हैं। इस स्थिति में वस्तु एक स्थिर गति से गिरने लगती है, जिसे क्रांतिक या टर्मिनल वेग कहते हैं। यह टर्मिनल वेग की डेफिनेशन हो। गेहूं के लिए मानक कृषि इंजीनियरिंग और अनाज के प्रसंस्करण जैसे ओसाई या सफाई के दौरान हवा की गति को अनाज के टर्मिनल वेग के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो गेहूं के दानों के लिए यह मान आमतौर पर 9 से 14.5 मीटर प्रति सेकंड के बीच होता है। महत्व: यदि हवा का वेग 14.5 मीटर प्रति से अधिक होगा तो गेहूं के दाने कचरे के साथ उड़ सकते हैं, जिससे फसल का नुकसान होगा। इसलिए सुरक्षित सीमा 14.5 मीटर प्रति सेकंड मानी जाती है। डैश पीएच पर बैक्टीरिया की वृद्धि तेजी से होती है और डैश पीएच के मध्य स्तर के पर वृद्धि प्रतिबंधित होती है। बैक्टीरिया की वृद्धि तेजी से होती है, फिर कितने पे होती है? 7 पे 7 पे ज़्यादा होती है, 7 पर तो ज़्यादा होती है, और 5 pH पर की मध्य गतिविधि पर वृद्धि प्रतिबंधित होती है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। pH 7 न्यूट्रल या उदासीन। अधिकांश बैक्टीरिया जिन्हें न्यूट्रोफाइल्स कहा जाता है 7 के आसपास के pH मान पर सबसे तेजी से पनपते हैं। मानव शरीर के रक्त और अधिकांश ऊतकों का pH भी इसी सीमा लगभग 7.4 में होता है, जो बैक्टीरिया के पनपने के लिए अनुकूल है। pH 5 अम्लीय या एसिडिक। जब pH मान कम होकर या 5 से नीचे चला जाता है तो वातावरण अम्लीय हो जाता है। यह अम्लता बैक्टीरिया में एंजाइमों और कोशिकीय गतिविधियों को बाधित करती है, जिससे उनकी वृद्धि रुक जाती है या काफ़ी धीमी या प्रतिबंधित हो जाती है। इसी सिद्धांत का उपयोग करके अचार या अन्य खाद्य पदार्थों को सिरके एसिड में संरक्षित किया जा सकता है। संचय: बैक्टीरिया 7 pH पर सबसे सक्रिय होते हैं और पर स्तर पर वृद्धि रुकने की लगती है 5 pH पर। धान की भूसी और चोकर ब्रांड को एक ही ऑपरेशन में निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं मिलिंग। हलिंग, किलिंग, पॉलिशिंग। हलिंग जो उसकी जो भूसी होती है उसे निकालने को हलिंग कहते हैं। पॉलिशिंग उसके ब्रांड को निकालने की क्रिया को कहते हैं मिलिंग। आधुनिक राइस मिलों में धान से भूसी और चोकर की परत को एक ही संयुक्त प्रक्रिया में हटाकर सफ़ेद चावल प्राप्त किया जाता है। इसके मुख्य रूप से 2 चरण शामिल होते हैं। हलिंग केवल भूसी को हटाना, पॉलिशिंग जब चोकर की परत को हटाकर चावल को सफ़ेद बनाना। जब ये दोनों काम एक साथ किए जाते हैं तो इसे मिलिंग कहा जाता है। हलिंग यह वह प्रक्रिया जिसमें धान के ऊपर के कठोर छिलके भूसी को अलग किया जाता है, तो इससे हमें ब्राउन राइस मिलता है। क्लीनिंग धान की पिसाई से पहले उसमें मौजूद कंकड़, पत्थर, धूल और अन्य अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया को क्लीनिंग कहते हैं। और पॉलिशिंग इस प्रक्रिया में भूरे चावल के ऊपर से चोकर की परत को हटाने को पॉलिशिंग कहते हैं। हल्की मृदा में डिस्क पर मृदा का विशिष्ट प्रतिरोध परिवर्तित होता है।
उसका आंसर 2 से 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो सही आंसर ए है। मृदा का विशिष्ट प्रतिरोध वह बल है जो मिट्टी की जुताई के दौरान उपकरण डिस्क की गति के विपरीत लगती है। गति के विपरीत जो लगती है उसे मृदा प्रतिरोध कहा जाता है। यह विशिष्ट प्रतिरोध, मृदा का विशिष्ट प्रतिरोध। और ये जो लगता है 2 से 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लगता है। अगर किलोग्राम की बात करें तो 0.2 से 0.4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर में लगता है। मध्यम मृदा में 4 से 7 न्यूटन पर सेंटीमीटर और भारी मृदा में 7 से 14 न्यूटन पर सेंटीमीटर या इससे अधिक। हल्की मृदा के बारे में पूछा गया है तो 2 से 4 सेंटीमीटर। पावर थ्रेशर पर रैस्प बार सिलेंडर की पहचानने योग्य विशेषता है। पावर थ्रेशर पर रैस्प बार सिलेंडर की पहचानने योग्य विशेषता चारों ओर नालीदार कोरुगेटेड पट्टियाँ कई वायु लूपों से जुड़ी हुई है। खुंटियों, पावर थ्रेशर में रैस्प बार खुंटियों से जुड़े हुए। सी, चारों ओर नालीदार कोरुगेटेड पट्टियाँ होती है। रैस्प बार, यह थ्रेशर मढ़ाई मशीन का वह हिस्सा है जो अनाज को भूसे से अलग करने का काम करता है। इसके सिलेंडर पर धातु की कई पट्टियाँ बार लगी होती है जिनकी सतह नालीदार कोरुगेटेड होती है। यह जब अनाज इनके और कॉनकेव के बीच में गुजरता है तो रगड़ रबिंग के कारण दाने अलग हो जाते हैं। धान की कटाई के उपरांत बिना खेत की तैयारी के गेहूं की सीधी बुआई। बिना खेत की तैयारी के गेहूं की सीधी बुआई। टी प्रकार का फरो ओपनर सीड ड्रिल, यही है टी प्रकार का फरो ओपनर्स। रोटावेटर भी नहीं है इसमें, ये भी नहीं है, डिस्क हैरो भी नहीं है, कल्टीवेटर भी नहीं है। डायरेक्ट बस इससे की जा सकती है, सीड ड्रिल से। टी प्रकार का फरो ओपनर्स। जीरो टिलेज, बिना जुते। धान की कटाई के बाद बिना खेत की जुताई किए गेहूं की सीधी बुआई करने की तकनीक को जीरो टिलेज कहा जाता है। उपकरण का उपयोग, इस प्रक्रिया में जीरो टिल सीड ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। इस मशीन में टी प्रकार के फरो ओपनर्स लगे होते हैं जो मिट्टी को बिना पलटे केवल संकरी खांचा फरोज बनाते हैं जिसमें बीज और उर्वरक गिरते हैं। रोटावेटर नहीं है। इनका उपयोग खेत की तैयारी और जुताई के लिए किया जाता है जो प्रश्न की शर्त बिना खेत की जुताई के विपरीत है। डिस्क हैरो, इसका उपयोग मिट्टी को तोड़ने और पलटने के लिए किया जाता है। अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे प्रयुक्त होते हैं। अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर, लो वॉल्यूम स्प्रेयर प्रयुक्त होते हैं पेस्टिसाइड कीटनाशी के लिए, खरपतवारनाशी के लिए, कीटनाशी सही होना चाहिए। 79 का कीटनाशी के लिए। अल्ट्रावायलेट स्प्रेयर क्या है? यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें रसायनों को बहुत ही सूक्ष्म बूंदों ड्रॉपलेट के रूप में छिड़का जाता है। इसमें पानी की बहुत कम मात्रा का उपयोग होता है या बिल्कुल नहीं होता। उपयोग, इसका सबसे अधिक उपयोग मच्छरों के नियंत्रण और फसलों पर कीड़े जैसे टिड्डी दल को मारने के लिए कीटनाशकों के छिड़काव में किया जाता है। फ़ायदा, कम समय में बड़े क्षेत्र को कवर किया जा सकता है और रसायन की बचत होती है। हालांकि पेस्टिसाइड की कीटनाशी एक व्यापक शब्द है जिसमें कीटनाशी भी शामिल होते हैं, लेकिन तकनीकी परीक्षाओं में अल्ट्रा लो वॉल्यूम का सीधा संबंध अक्सर कीटनाशी अनुप्रयोग से जोड़ा जाता है।
कंबाइन के कटिंग प्लेटफॉर्म को जमीन की सतह से डैश की ऊंचाई पर संचालित करने के लिए समायोज्य हैं। कितने से कितने पर? 7.5 से 9.5। कितनी ऊंचाई पर काटता है ये धरती से? ये काटता है 7.5 से 9.5। 7.5 से 9 सी इसका करेक्ट आंसर है। कटिंग प्लेटफॉर्म कंबाइन हार्वेस्टर का वह हिस्सा होता है जो फसल को काटता है। इसे हेडर भी कहा जाता है। ऊंचाई का महत्व। फसल की कटाई के दौरान कटिंग प्लेटफॉर्म की जमीन से ऊंचाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि यह बहुत ऊपर होगा तो अनाज की हानि हो सकती है, और यदि बहुत नीचे होगा तो मिट्टी या पत्थर मशीन में जा सकते हैं, जिससे मशीन खराब हो सकती है। मानक ऊंचाई। कृषि इंजीनियरिंग के मानकों के अनुसार अधिकांश कंबाइन मशीनों की कटिंग प्लेटफॉर्म की जमीन से 7.5 से 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर समायोजित किया जाता है, ताकि फसल की कटाई कुशलतापूर्वक और बिना किसी नुकसान के हो सके। नेक्स्ट, कोल्टर किसके अटैचमेंट हैं? मोलबोर्ड, सीड ड्रिल, डिस्क हैरो, सबसोइलर। मोलबोर्ड, कोल्टर जो है मोलबोर्ड के। मोलबोर्ड या तो उसके होते हैं या डिस्क प्लाऊ के अटैचमेंट में लगता है। यह प्लाऊ लैंड साइड के ठीक ऊपर और सेयर के आगे लगा होता है। मुख्य कार्य ये जुताई करते समय मिट्टी को काटने का काम करता है, जिससे एम्बी प्लाऊ की मिट्टी पलटने की प्रक्रिया आसान हो जाती है और मुख्य प्लाऊ पर बोझ कम पड़ता है। प्रकार, यह डिस्क के आकार का हो सकता है जो घूमता रहता है। यह छुरी के आकार का नाइफ कोल्टर इसका उपयोग सख्त मिट्टी, घास वाले खेतों या कटी हुई फसलों के अवशेषों को काटने के लिए किया जाता है। 1961 में संशोधित ASAE मानक PTO इसकी जो है स्पीड बुझी है। स्टैंडर्ड स्पीड जो होती है 540 ± 10। करेक्ट आंसर इसका यही है। (540 ± 10 RPM। इंजन का कौन सा अवयव पावर स्ट्रोक के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा को अवशोषित करता है और इसके एक हिस्से को अन्य स्ट्रोकों के दौरान लौटाता है? ये फ्लाई व्हील है। पावर स्ट्रोक से ऊर्जा को संग्रहित करता है और बाकी तीनों स्ट्रोकों में भी ये ऊर्जा को वापस करता है। ऊर्जा का भंडारण। केवल पावर स्ट्रोक के दौरान ही इंजन से शक्ति उत्पन्न होती है। इस समय उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त ऊर्जा को फ्लाईव्हील अपनी गतिज ऊर्जा के रूप में शोक अब्जॉर्ब कर लेता है। ऊर्जा की वापसी। बाकी के 3 स्ट्रोक इनटेक, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट के दौरान इंजन को चलाने के लिए बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस समय फ्लाईव्हील अपनी संचित ऊर्जा को वापस देकर क्रैंकशाफ्ट की गति को निरंतर और सुचारू बनाए रखता है। झटकों को कम करना। यह इंजन की गति में होने वाले उतार चढ़ाव या फ्लक्चुएशन को नियंत्रित करता है, जिससे इंजन बिना किसी झटके से चलता है। अंतदहन इंजन का संपीड़न अनुपात निम्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। निकासी आयतन, ये गलत है। कुल आयतन का निकासी आयतन से अनुपात, यही सही है। इसका B सही है। बाकी और तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि कुल सिलेंडर का आयतन ऊपर होता है, निकासी आयतन नीचे आ जाता है। एक सिलेंडर इंजन है पिस्टन की 2 चरम स्थितियों के बीच आयतन के अनुपात को संपीड़न अनुपात कहा जाता है। कुल सिलेंडर वॉल्यूम। जब पिस्टन अपने सबसे निचले बिंदु बॉटम डेड सेंटर पर होता है, तब सिलेंडर का कुल आयतन यह शाफ्ट
आयतन और निकासी आयतन का योग होता है। निकासी आयतन या क्लियरेंस वॉल्यूम जब पिस्टन अपनी ऊपरी बिंदु टॉप डेड सेंटर पर होता है तो बचा हुआ न्यूनतम आयतन क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। एक्सल के सबसे निचले बिंदु से समतल जमीन तक की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कहलाती है एक्सल क्लियरेंस। फ्रेम की ऊंचाई ग्राउंड क्लियरेंस या व्हील क्लियरेंस। एक्सल क्लियरेंस तो भी नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस है इसका। ग्राउंड क्लियरेंस यह वाहन के टायरों के अलावा उसके सबसे निचले हिस्से जैसे एक्सल या चेसिस और समतल जमीन के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। यह निर्धारित करता है कि वाहन ऊबड़ खाबड़ रास्ते या बाधाओं के ऊपर से कितनी आसानी से निकल सकता है। एक्सल वाहनों में पहियों को जोड़ने वाली धुरी को एक्सल कहते हैं। चूँकि यह अक्सर वाहन के सबसे निचले हिस्से में से एक होता है, इसलिए इसकी जमीन से दूरी को ही मुख्य रूप से ग्राउंड क्लियरेंस के लिए मापा जाता है। अगले और पिछले पहियों के हब के केंद्रों के बीच की दूरी कहलाती है। अगले पहिए और पिछले पहियों के बीच की दूरी कहलाती है व्हील बेड, व्हील बेस, व्हील गेज, व्हील ट्रैक, व्हील बेस। अगले पहिए और पिछले पहियों के बीच की दूरी जो कहलाती है व्हील बेस कहलाती है। किसी वाहन के अगले और पिछले पहियों के केंद्रों के बीच की क्षैतिज दूरी को व्हील बेस कहा जाता है। यह वाहनों के संतुलन और मुड़ने की क्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। व्हील ट्रैक एक ही धुरी पर स्थित दो पहियों के केंद्र के बीच की चौड़ाई को व्हील ट्रैक कहते हैं। व्हील गेज यह मुख्य रूप से रेलवे में पटरियों के बीच की दूरी को मापने के लिए आता है। भंडारण के दौरान संक्रमित अनाज तभी अंकुरित होता है तब नमी की मात्रा डैश से निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है। 30 से 35, 20 से 25, 10 से 15। संक्रमित अनाज तभी अंकुरित होता है जब उसकी मात्रा 20 से 25 से इसका देख लेते हैं क्या। नमी का प्रभाव अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी का स्तर बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः अनाज को 10 से 12% नमी पर भंडारित करना सुरक्षित माना जाता है। अंकुरण और संक्रमण जब अनाज में नमी की मात्रा भंडारण तो हो गया 10 से 12% पे। अंकुरण और संक्रमण जब अनाज में नमी की मात्रा 20 से 25% सीमा को पार कर जाती है तो अनाज के दाने सक्रिय हो जाते हैं और उनमें अंकुरण शुरू हो जाता है। 20 से 25 अंकुरित होता है। अनाज तभी अंकुरित होता है जब नमी की मात्रा कितनी है निश्चित सीमा, ये है 20 से 25। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगी तो अंकुरित हो जाएगा। सुरक्षित स्तर 10 से 12% लंबे समय तक भंडारण के लिए और जोखिम भरा है 14% से ऊपर कीट और फफूंद का खतरा। 14% से ऊपर। पछेती आलू के भंडारण है तो अनुशंसित तापक्रम -4 से 1 डिग्री, -4 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड। आलू के लिए काफ़ी ठंडा चाहिए ना। -4 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड।
चलो पढ़ लेते थोड़ा। बीज के लिए रखे जाने वाले आलू को कम तापमान 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, जबकि खाने या चिप्स बनाने के लिए रखे जाने वाले आलू को थोड़े अधिक टेम्परेचर 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, उन्हें मीठापन न आए। अनाज भंडारण के किसी भी चरण में विकसित सभी कीटों को नष्ट किया जा सकता है यदि इन्हें 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या घंटे के लिए रख दिया जाए। अनाज भंडारण की बात हो रही है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर के लिए रखा जाए 15 मिनट। 15 मिनट सही आंसर है इसका। अनाज भंडारण के किसी भी चरण में विकसित सभी कीटों को नष्ट किया जा सकता है यदि इन्हें 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में 15 मिनट के लिए रखा जाए तो। कीटों की सभी अवस्थाएं अंडे, लार्वा, प्यूपा, वयस्क नष्ट हो जाती है। हीट ट्रीटमेंट यह रासायनिक कीटनाशकों का एक सुरक्षित विकल्प है। सावधानी, अनाज का तापमान बहुत अधिक समय तक 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे बीज की अंकुरित क्षमता प्रभावित हो सकती है। गेहूं के दानों का स्थूल घनत्व 11% नमी की मात्रा आधार पर टन पर घन मीटर में। देख लेते हैं इसे। स्थूल बल्क डेंसिटी पूछा गया है। स्थूल घनत्व आमतौर पर 720 से 830 किलोग्राम पर घन मीटर होता है। पूछा किसमें है? टन में। टन में पूछा है, टन पर घन मीटर। तो टन में कितना? 86.789। सी सही जवाब है इसका। एक वर्ष के लिए फ्लैट गोदामों में थोक में संग्रहित गेहूं के लिए स्वीकार्य हानि कितनी है? एक वर्ष के लिए फ्लैट गोदामों में थोक में संग्रहित गेहूं के लिए स्वीकार्य हानि कितने % की है? 0.2, 15, 0.12। देखिए कितनी स्वीकार्य? 0.1। बी जो है इतनी है बस स्वीकार्य हानि, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक वर्ष की अवधि के लिए गेहूं के भंडारण हेतु स्वीकार्य सीमा आमतौर पर 0.10% मानी जाती है। एक कंटेनर जिसका व्यास तो इतना दिया, ऊंचाई इतनी दी, उसमें कितने टन धान रखा जा सकता है? इसका वॉल्यूम निकाल लिया, डाया दे ही रखा, डाया का हाफ कर दिया, आर हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर सी कर दो, इंटू एच लगा दो, फिर इसका वो आ जाएगा वॉल्यूम। और एक वॉल्यूम में कितना धान आता है उसका पता होना चाहिए।
इतना वॉल्यूम निकल के आ गया। और एक धान का वजन टन में 500 से 600 किलोग्राम है। आयतन में लगभग 0.7 से 0.8 टन अनाज कुटाई के बाद पैकिंग के अनुसार माना जाता है। 0.7 से 0.8 तो 0.75 इस मल्टीप्लाई कर दिया तो 35.7 आ गया। तो सीधा 35 टन के करीब आ जाएगा। डीजल ट्रैक्टर के कूलिंग सिस्टम का थर्मोस्टेट पूर्णतः खुलता है। जो खुलेगा वो खुलेगा 88 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और बाकी पढ़ लेते हैं इसके बारे में। थर्मोस्टेट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थर्मोस्टेट का कार्य, थर्मोस्टेट वाल्व मुख्य काम इंजन के तापमान को नियंत्रित करना है। जब इंजन ठंडा होता है तो यह वाल्व बंद रहता है ताकि इंजन जल्दी अपने कार्यशील तापमान तक पहुंच सके। खुलने की प्रक्रिया इसकी 70 डिग्री से 75 डिग्री पे ही शुरू हो जाती है। 70 से 75 डिग्री पे खुलना शुरू हो जाएगा और पूर्णतः 88 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर फुल्ली खुल जाएगा। स्टीयरिंग असेंबली किस पर लगी होती है? चेसिस फ्रेम पर लगी होती है। चेसिस फ्रेम पर लगी होती है स्टीयरिंग असेंबली। गियर बॉक्स पर, चेसिस फ्रेम पर, डिफरेंशियल पर, सिलेंडर पर, चेसिस फ्रेम पर लगी होती है। वाहन की स्टीयरिंग असेंबली को मुख्य रूप से चेसिस फ्रेम माउंट या फिट किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मजबूती। चेसिस फ्रेम वाहन की संरचना का सबसे मजबूत हिस्सा होता है जो स्टीयरिंग के दौरान लगने वाले बल और झटकों को झेल सकता है। नियंत्रण, यह स्टीयरिंग कॉलम और गियर बॉक्स को स्थिरता प्रदान करता है जिससे ड्राइवर पहियों को सही दिशा में आसानी से मोड़ पाता है। जुड़ाव, स्टीयरिंग के अन्य हिस्से जैसे ड्रैग लिंक, टाई रॉड सीधे चेसिस के माध्यम से या आगे के पहियों से जुड़े होते हैं। फ्यूल इंजेक्शन पंप में फ्यूल दाब परिवर्तित होता है। एक 120 से 300, 140 से 200, 100 से 200 किलोग्राम तक। 100 से 200 किलोग्राम जो प्रेशर होता है FI पंप में फ्यूल दाब का 120 से 300। 120 से 300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर तक होता है। डिफरेंशियल में प्रयुक्त होते हैं हेलिकल गियर्स, बेवल्स गियर, स्पर गियर। उपयुक्त में से कोई नहीं। डिफरेंशियल में प्रयुक्त होते हैं हेलिकल्स गियर, बेवल्स गियर, स्पर्स गियर। ये तो लगभग सभी होते हैं। बेवल्स गियर, बेवल्स गियर इसका सही आंसर है। यह वाहनों में एक एक्सल पर महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मोड़ काटते समय पहियों को अलग अलग गति से घूमने की अनुमति देता है। बेवल गियर, डिफरेंशियल सिस्टम में आमतौर पर बेवल्स गियर, विशेषकर स्ट्रेट बेवल या स्पाइरल बेवल गियर का उपयोग किया जाता है। ये गियर शक्ति को 90 डिग्री के कोण पर स्थानांतरित करने में सक्षम होते हैं जो इंजन से आने वाली टॉर्क को पहियों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है।
इस पर गियरिंग का उपयोग सामानांतर शाफ्ट पैरेलल के लिए किया जाता है, इसलिए ये सामान्य डिफरेंशियल डिजाइन के लिए उपयुक्त नहीं है। हेलिकल गियर, इनका उपयोग ट्रांसमिशन गियर में शांत संचालन के लिए किया जाता है, लेकिन मानक ऑटोमोटिव डिफरेंशियल के स्पाइडर गियर में बेवल डिजाइन ही प्रमुख होता है। एक ट्रैक्टर के अगले पहिए के बीच की दूरी को डैश की इकाइयों में बदला जाता है। एक ट्रैक्टर के अगले पहियों के बीच की दूरी को डैश की इकाइयों में बदला जा सकता है। 401, 101, 201, 301। इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। 201 मिलीमीटर। ट्रैक्टरों विशेष रूप से खेती और औद्योगिक कार्यों में प्रयोग होने वाले ट्रैक्टरों में अगले पहियों के बीच की दूरी व्हील ट्रैक को अलग अलग फसलों की कतारों या रेल की पटरियों के बीच के गेज के अनुसार समायोजित करने की सुविधा होती है। यह समायोजन आमतौर पर 201 मिलीमीटर यानी लगभग 8 इंची के अंतराल या इकाइयों में किया जा सकता है, जिससे पहियों को वांछित चौड़ाई पर सेट किया जा सके। एक 6 सिलेंडर अंतर्दहन इंजन में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाने वाला फायरिंग ऑर्डर 15-36-24, 15-36-24, 13-42 ये 4 का है, 4 सिलेंडर का। ये 6 का हो गया। फायरिंग ऑर्डर क्या है? यह वह क्रम है जिसमें इंजन के विभिन्न सिलेंडरों में बिजली का स्ट्रोक या दहन कंबशन होता है। 6 सिलेंडर इंजन के लिए इनलाइन 6 सिलेंडर इंजनों में 15-36-24 सबसे मानक और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला फायरिंग ऑर्डर है। यहाँ भी यही बात बताई गई है। किसी दिए हुए ऊष्मागतिक तापमान पर किसी सतह से उत्सर्जित की जा सकने वाली तापीय विकिरण की अधिकतम दर निम्न के द्वारा दी जाती है। इसका सही आंसर देखना पड़ेगा। बी, स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। ऊष्मागतिक तापमान पर किसी सतह से उत्सर्जित की जा सकने वाली तापीय विकिरण की अधिकतम दर दी जा सकती है। स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। प्रति इकाई समय प्रवाह उपकरण के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाले द्रव्यमान की मात्रा को कहा जाता है। समय प्रवाह, द्रव्यमान प्रवाह, क्रॉस प्रवाह, डिवाइस प्रवाह, द्रव्यमान प्रवाह, मास फ्लो। क्यों ऊष्मा स्थानांतरण की दर है? के उसमें चालकता, ए क्षेत्रफल है, dt/dx ताप प्रवणता ढाल है। तब फूरियर का नियम इस प्रकार दिया गया है। -KA/dt/dx, -KA/dt/dx भी हो गया।
ऊष्मा स्थानांतरण की दिशा की अभिलंब प्रति इकाई क्षेत्र में ऊष्मा स्थानांतरण की दर को कहा जाता है। 102 का ऊष्मा फ्लक्स, हीट फ्लक्स इसे प्रति इकाई समय में ऊष्मा स्थानांतरण की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। सी करेक्ट आंसर है। चलो बस अब क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जल्दी ही नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा मैं। आज 2 क्लास ले ली।